हेलो वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम टॉर्ट में किसी माइनर को हम सू कर सकते हैं या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं या फिर हम किसी जजेस के अगेंस्ट में या पुलिस पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कंफ्यूज होना। तो चलो आज का टॉपिक यही है कि टॉर्ट में कैपेसिटी का मतलब क्या होता है और हम किसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं और कौन हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉर्ट में जब हम बोलते हैं कैपेसिटी टू सू और बी सूड, तो इसका मतलब होता है कि हम किसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और कौन हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, टॉर्ट में एक जनरल रूल है कि हर इंसान किसी के भी अगेंस्ट में सूट या कंप्लेन फाइल कर सकता है और हमारे अगेंस्ट में भी कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। लेकिन इस जनरल रूल के साथ में ना कुछ एक्सेप्शंस भी है और यहाँ पे हम 7 सच केसेस पढ़ेंगे। पहला है एक्ट ऑफ स्टेट। अब इसमें हम क्या समझते हैं कि कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट अपने सोवरेन पावर के अंडर में कोई एक्ट कर रहा है तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब सोवरेन पावर का मतलब क्या होता है कि वो पावर या वो अथॉरिटी जो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। अगर हम इंडिया का केस ले कि अब इंडिया अगर कोई भी एक्ट कर रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या उसके जो भी लॉज एनेक्ट किए गए हैं, अगर उसके अंडर में इंडिया एक्ट करता है किसी दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में, तो हम उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो ये क्या बोल रहा है, एन एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर इन रिलेशन टू अनदर स्टेट और सब्जेक्ट्स ऑफ अनदर स्टेट इज एन एक्ट ऑफ स्टेट एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द म्युनिसिपल कोर्ट्स। अब इसमें 3 एसेंशियल्स है टू फुलफिल कि ये क्या वाकई में एक्ट ऑफ स्टेट है। अब पहला है द एक्ट इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। अगर प्रेसिडेंट कोई भी एक्ट कर रहा है तब वो एक्ट ऑफ स्टेट में आएगा। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कोई एक्ट कर रहे हैं तो ये भी एक्ट ऑफ स्टेट में आएगा। लेकिन हम सिविलियंस है जो हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हमें सोवरेन पावर नहीं मिली गई है, तो हमारा जो एक्ट है वो एक्ट ऑफ स्टेट में नहीं आएगा। सेकंड है द एक्ट इज इंजूरियस टू सम अदर स्टेट और इट्स सब्जेक्ट। अब इंडिया मान लो कि पाकिस्तान में जाके उनके सब्जेक्ट्स को कोई भी इंजुरी दे देता है तो यहाँ पर भी कोई भी उनको सू नहीं कर सकता, लेकिन प्रोवाइडेड उन्होंने जो एक्ट किया है वो एक सोवरेन पावर के अंडर में ही किया है। थर्ड है द एक्ट मे बी आइदर प्रीवियसली सैंक्शन और सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड बाय द स्टेट। तो ये बोल रहा है कि वो एक्ट या तो एक ऐसा एक्ट हो कि पहले से ही आपको परमिशन मिल गई है, या कोई ऐसा एक्ट जो आपने एक्ट तो कर ली अब लेकिन बाद में उसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है। सेकंड है कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन क्या है, दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एक्टिंग थ्रू एजेंट्स एंड सर्वेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप क्या हुआ, इट इज एन कॉर्पोरेशन, लेकिन इनके सीईओ, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज ये होंगे इनके मेंबर्स जो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट एंड सर्वेंट ऑफ द टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एज एन आर्टिफिशियल एंटिटी अ कॉर्पोरेशंस लायबिलिटी इज वाइकेरियस फॉर एक्शंस कंडक्टेड बाय इट्स एजेंट्स और सर्वेंट्स। अब ये जो टाटा ग्रुप है इनके अगेंस्ट में हम कैसे सूट फाइल कर सकते हैं, उन्हीं एक्शंस के अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है जो इनके एजेंट्स या सर्वेंट ने कंडक्ट किया है। लेकिन अब इसमें 2 बातें हैं। पहली है द कॉर्पोरेशन इज लायबल इफ इट्स एजेंट्स एक्शंस फॉल विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी और एम्प्लॉयमेंट दैट इज इंट्रावायरस। कॉर्पोरेशन को आप तभी लायबल कर सकते हो जब उनके एजेंट ने कुछ ऐसा एक्शन किया है या ऐसा एक इलीगल काम किया है जो कॉर्पोरेशन के अथॉरिटी या एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ही आती हो, तब वो जो एम्प्लॉय जो भी काम करेंगे कॉर्पोरेशन ही लायबल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रावायरस, दैट इज विद इन लीगल लिमिट। अब इसमें और एक बात आती है, कॉन्ट्ररी टू कॉमन बिलीफ इफ एक्शंस गो बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट दैट इज अल्ट्रा वायरस द कॉर्पोरेशन कैन स्टिल बी हेल्ड लायबल फॉर एजेंट्स और सर्वेंट्स एक्ट। ये बोल रहा है लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसकी आपने परमिशन ही नहीं दी थी, फिर भी आप लायबल हो सकते हो अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए। तो यहाँ पर 2 बातें आती है, एक तो है इंट्रावायरस और एक है अल्ट्रावायरस। इंट्रावायरस क्या हो गया,
मतलब विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेकेंड आता है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक एग्जांपल ले लो, कैंपबेल वर्सेस पेडिंगटन कॉर्पोरेशन। इसमें क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर टॉर्ट्स देयर इज नो नीड टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्रा वायरस एंड अल्ट्रा वायरस टॉर्ट बिकॉज अ कॉर्पोरेशन इज एज मच लायबल फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव एज फॉर इंट्रा वायरस एक्ट्स। तो इसमें ये बोल दिया गया है कि जब हम टॉर्ट की बात करते हैं तो हम इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस एक्ट के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, इन दोनों को हम एक ही मानेंगे और कॉर्पोरेशन जितना इंट्रा वायरस एक्ट के लिए लायबल होगा उतना ही वो अपने एम्प्लॉय के अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए भी लायबल होगा। अब नेक्स्ट है माइनर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप अच्छे से सुनना, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे माइनर की कैपेसिटी टू सू। क्या माइनर किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता है? तो ये क्या बोल रहे हैं, अ माइनर कैन सू लाइक एन अडल्ट बट दे कैन नॉट सू पर्सनली, इंस्टेड दे मस्ट इनिशिएट लीगल एक्शन थ्रू देयर नेक्स्ट फ्रेंड। अब टॉर्ट में माइनर किसी के भी अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, लेकिन वो पर्सनली अपने नाम से नहीं करेंगे केस फाइल, वो अपने जो नेक्स्ट फ्रेंड है कि उनके मम्मी पापा हो गए या उनके गार्जियन हो गए, उनके नाम से ही वो कोई लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। प्री नेटल इंजरीज मतलब कि वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट में था, अगर उसको तब इंजरी हो जाती है तो क्या होगा। यहाँ पे एक केस आता है वॉल्कर वर्सेस जीएन रेलवे कंपनी ऑफ आयरलैंड। अब इस केस में क्या हुआ, जो चाइल्ड प्लेंटिफ है उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, तो उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और बाद में जो बच्चा पैदा हुआ वो हैंडीकैप निकला। तो यहाँ पर जो बच्चा है उन्होंने अपना केस फाइल किया कि रेलवे के उस एक्सीडेंट की वजह से मैं डिफॉर्म्ड पैदा हुआ हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि रेलवे कंपनी लायबल नहीं है टू पे द कंपनसेशन टू द चाइल्ड प्लेंटिफ। दो रीजंस उन्होंने बोले थे। पहला, द डिफेंडेंट डिड नॉट ओ एनी ड्यूटी टू द प्लेंटिफ। अब डिफेंडेंट को तो कोई ड्यूटी है ही नहीं कि वो प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन दे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उस टाइम में कि वो बच्चा एग्जिस्ट भी करता है। सेकेंडली, जो चाइल्ड प्लेंटिफ है वो कोई भी मेडिकल एविडेंस देके प्रूफ नहीं कर पाए कि प्लेंटिफ की जो डिफॉर्मिटी हुई है वो रेलवे एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है, ठीक है। अब इसी में अब सेकंड टॉपिक आता है कि क्या माइनर को कोई सू कर सकता है। तो यहाँ पे टॉर्ट में बोला गया है दैट माइनॉरिटी इज नो डिफेंस एंड इज लायबल इन द सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट एज एन एडल्ट फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय हिम। तो अगर कोई बच्चा कोई टॉर्ट किया है तो उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा और उसके अगेंस्ट में वैसे ही केस फाइल होगा जैसे हम किसी अडल्ट के अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं इन टॉर्ट। अब इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। जब कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तब क्या होगा, सेकेंडली कि क्रिमिनल केसेस में माइनर के साथ क्या होता है, एंड थर्डली जब माइनर कोई टॉर्ट करता है तो उसके गार्जियन पेरेंट्स का क्या रोल है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बोला गया है दैट माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जब माइनर साइन करता है दैट इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब जो शुरू से ही इनवैलिड है, ठीक है। तो अब अगर कोई माइनर एग्रीमेंट साइन करता है तो हम उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ला सकते। अब सेकंड है क्रिमिनल लॉ। अब इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि अगर कोई बच्चा जो 7 इयर्स से छोटा है उसके अगेंस्ट में हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। चिल्ड्रन अंडर 7 इयर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफेंसेस। इसको हम बोलते हैं डॉली इनकैपेबल। लेकिन जो बच्चे जो 7 से 12 साल के बीच में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन देयर मैच्योरिटी टू कम्प्रीहेंड द नेचर एंड consequences ऑफ देयर एक्शंस। जो बच्चे 7 to 12 इयर्स के हैं उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन उनके मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही ली जाएगी, ठीक है। और प्लस उन्होंने क्या इलीगल एक्ट किया है। थर्ड है लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स फॉर चिल्ड्रंस टॉर्ट। अ गार्जियन और पेरेंट कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ अ चाइल्ड। अब जनरली क्या बोला गया है कि कोई भी बच्चा जो टॉर्ट कर रहा है उनके पेरेंट या गार्जियन को हम लायबल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी दो एक्सेप्शन है। पहला है इफ द चाइल्ड सर्व्स एज द फादर्स एजेंट द फादर इज वाइकेरियसली लायबल। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सन्स टॉर्ट नॉट एज अ पेरेंट बट इन द रोल ऑफ एन एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल।
कि अगर कोई बच्चा अपने पापा के एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके फादर वैसे ही वाइकेरियसली लायबल होंगे। यहाँ पे जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर हिज सन्स डॉट वो एक पेरेंट की तरह नहीं है बल्कि एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की तरह ही काउंट होगा। ठीक है, अब सेकंड एक्सेप्शन क्या है? व्हेन द फादर हिमसेल्फ बाय हिज ओन नेग्लिजेंस affords his child an opportunity to commit a tort, he is liable। कि उसके फादर के नेग्लिजेंस के वजह से बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो टॉर्ट कमिट करे, तो यहाँ पर कौन लायबल होगा? बच्चे के फादर। फोर्थ है इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। टॉर्ट फीजर्स क्या होता है? जिसने टॉर्ट कमिट किया है। When two or more persons commit some tort against the same plaintiff, they may either बी इंडिपेंडेंट और जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। कि दो या दो से ज्यादा लोग ने कोई टॉर्ट कमिट किया है जहाँ पर प्लेंटिफ एक ही है तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट या जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। अब इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर क्या होता है? व्हेन द एक्ट्स ऑफ टू और मोर पर्सन्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली कंकर टू प्रोड्यूस अ सिंगल डैमेज। दो या दो से ज्यादा लोग जो अलग अलग अपना काम कर रहे थे और उनके उस काम की वजह से एक सिंगल डैमेज हो गया तो यहाँ पर इनको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स। अब ये एक एग्जांपल ले लो कि ये दो मोटर बाइक हाई स्पीड में दो अलग डायरेक्शन से आ रहे थे और दोनों आपस में टकरा गए और उसके वजह से बीच में एक पेडेस्ट्रियन को चोट लग गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मोटर बाइकर्स थे इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एक्ट किया, इन्होंने मिलके कोई एक्ट नहीं किया है, दोनों अलग ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, इसलिए ये हो गया इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स। सेकेंड है जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। व्हेन द wrongful act which has resulted in a single damage was done by them not independently of one another but in furtherance of common design। कि दो या दो से ज्यादा लोग ने कोई एक ऐसा सिंगल डैमेज प्रोड्यूस कर दिया, हालांकि अगर वो इंडिपेंडेंटली वो एक्ट करते तो वो डैमेज प्रोड्यूस नहीं होता, उन दोनों के कंबाइंड एक्ट के वजह से डैमेज हुआ है। अब सपोज ए और बी को कुछ गैस की स्मेल आ रही थी जेड के प्रीमाइसेस से, तो वो चले गए जेड के घर में और धीरे धीरे बारी बारी दोनों ने जो गैस पाइप है ना उसके पास में माचिस की तिल्ली लगा के वो चेक करने लग रही थी कि कहाँ से उनको स्मेल आ रही है। अब जब ए ने किया ना सेकेंड टाइम तब एक्सप्लोजन हो गया, तो क्या हम यहाँ पे सिर्फ ए को ही लाइबल कर देंगे कि इसके वजह से एक्सप्लोजन हो गया? नहीं, क्योंकि ए और बी ने दोनों मिलके ये टॉर्ट किया है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम बोलेंगे जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। अब कंपोजिट टॉर्ट फीसर क्या होता है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कॉमन डैमेज वेदर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली और जॉइंटली। मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसके वजह से कॉमन डैमेज हो गया, भले ही वो इंडिपेंडेंटली काम किए हो या आपस में मिलके कोई एक्ट किए हो, उनको हम कंपोजिट टॉर्ट फीसर बोलेंगे। ये जो कंपोजिट टॉर्ट फीसर है ये इंडिया में ये अप्लाई हम नहीं करते हैं क्योंकि हम इंडिया में जॉइंट एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, दो इंग्लैंड में इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर और जॉइंट टॉर्ट फीसर्स को अलग अलग रिकॉग्निशन मिला है अनलाइक इंडिया। फिफ्थ है हस्बैंड एंड वाइफ। अब जनरली टॉर्ट का एक रूल है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने कोई टॉर्ट किया है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये रूल इंडिया में भी अप्लाई होता है प्लस इंग्लिश लॉ में भी अप्लाई होता है। लेकिन इंग्लैंड में एक्ट आया था 1882 में, दैट इज मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें क्या बोला? अ वाइफ गेन्स द राइट टू सू हर हस्बैंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ हर प्रॉपर्टी बट द हस्बैंड डज नॉट पोजेस द सेम राइट। शी कुड नॉट सू हर हस्बैंड फॉर पर्सनल इंजरीज। कि अब इस एक्ट के वजह से एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में टॉर्ट फाइल कर सकती है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके, लेकिन अगर हस्बैंड कोई पर्सनल इंजरी कर देता है, उसको कुछ चोट पहुंचा देता है, तो वाइफ कोई भी एक्शन नहीं लेके आएगी टॉर्ट में। फिर कुछ साल बाद आया लॉ रिफॉर्म हस्बैंड एंड वाइफ एक्ट 1962। इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। इसमें बोला गया कि अब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में सू कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में प्रेजेंटली क्या रूल है? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव लीगल राइट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स इन केसेस ऑफ ऑफेंस। अब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर कोई ऑफेंस किया गया हो तो। ठीक है। अब सिक्स्थ है पर्सन्स हैविंग पेरेंटल और क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी। Parents and persons in loco parentis have a right to administer punishment on a child to prevent him from doing mischief to himself or other.
लोको पेरेंटिस मतलब कि इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स। ये बोल रहा है कि कोई भी पेरेंट या वो पर्सन जिनको पेरेंट्स की प्लेस में हम देखते हैं, दे हैव द राइट टू एडमिनिस्टर पनिशमेंट ऑन अ चाइल्ड, कि उस बच्चे को वो पनिशमेंट दे सकते हैं ताकि उस बच्चे को हम कोई भी मिसचीफ करने से रोक सकते हैं। और ये सेम चीज लॉ भी अलाउ करता है, दैट अ पर्सन, टीचर और अदर पर्सन having lawful control or charge of a child or young person is allowed to administer punishment on him। ठीक है, अब एक प्रिजम्पशन है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है उस बच्चे के ऊपर में, वो उस बच्चे के टीचर को डेलीगेट कर देते हैं। तो बच्चा जब स्कूल में होगा तब किसके पास अथॉरिटी आ गई बच्चे को कंट्रोल करने की? टीचर में। ठीक है, बट such an authority warrants the use of reasonable and moderate punishment only। आप उतना ही उस बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हो जितना रीजनेबल है, आप बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब मान लो एक स्कूल का रूल है कि उनके स्टूडेंट्स ना ही स्कूल में ना ही कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करेंगे। अब वहीं पर ही एक बच्चा पकड़ा गया उस पब्लिक प्लेस में कि वो स्मोकिंग कर रहा है और उसका टीचर वहीं पर ही उसको पब्लिक प्लेस में मारना स्टार्ट कर दिया। अब वो बच्चा चला गया कोर्ट में कि मुझे तो मेरे स्कूल टीचर ने मारा है। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि स्कूल का रूल है कि कोई भी बच्चा स्मोकिंग नहीं करेगा पब्लिक प्लेस में और स्कूल में, तो यहाँ पर टीचर करेक्ट थे और उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 7th है पर्सन्स हैविंग जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। पहले हम जुडिशियल ऑफिसर्स की पढ़ लेते हैं। ये एक एक्ट है, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए इम्यूनिटी मिली है, और अगर वो उस एक्ट के वजह से किसी को भी हार्म पहुंचाते हैं या टॉर्ट कमिट करते हैं तो उनके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 provides immunity to a judicial officer for the acts performed in the discharge of duty. Even if jurisdiction is exceeded, protection is granted if the officer believed honestly in having authority। अब मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके पास पावर है कि वो किसी को 7 years इम्प्रिजमेंट की सजा दे सकते, लेकिन उनको ऑनेस्टली ये ऐसा लगा कि वो तो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगी और उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है दैट द ऑफिसर बिलीव ऑनेस्टली, उनको सच्ची में ऐसा लगा कि ये भी उनका जुरिडिक्शन में ही आता है। अब ये प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है, क्या कारण है? टू अनेबल द जुडिशियल ऑफिसर्स टू एडमिनिस्टर द लॉ विदाउट एनी फियर ऑफ अनवारंटेड लिटिगेशन अगेंस्ट देम। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर या कोई भी जज डर डर के अगर अपना काम करेंगे तो फिर वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोटेक्शन देने का मेन मोटिव यही है कि जुडिशियल ऑफिसर अपना काम ठीक से करे ताकि उनको वो डर नहीं हो, क्योंकि हर एक एक्शन के वजह से कोई केस बिना मतलब का फाइल ना किया जाए। ठीक है, अब सेकंड है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी सेम प्रोटेक्शन मिली गई है। अब मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो चोर को पकड़ने गए और उनके बॉस ने उनको कहा कि आप उस चोर के पाँव में चाहे गोली मार देना ताकि उसको हम भागने से रोक पाए। अब पुलिस ऑफिसर ने ये जो काम किया है, ऑल्दो उसके पास पावर नहीं है कि वो किसी को गोली मार सके, लेकिन उसने अपने बॉस के बोलने से ये गोली मारी है, तो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर को प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमारा लॉ क्या कर रहा है? जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो अपना जुरिडिक्शन के अंडर में काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, और अगर उनको ऑनेस्टली दे बिलीव कि ये भी उनकी अथॉरिटी है तो वहां पर भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है विद द मोटिव, ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ेंगे। For any queries, you can write it down in the comment section below. I'll reply to that. Till then, bye bye. Take care.